नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 18वीं लोकसभा के मद्देनजर हम लोग एक कार्यक्रम पर बात कर रहे थे, चुनावी दंगल, और इसके तहत हमने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया। आज जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वह आज के दिन से बहुत संबंधित है। क्यों? क्योंकि आज जो तारीख है वह 1 जून 2024 और 1 जून 2024 चुनाव आयोग के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण तारीख हो जाता है, क्योंकि 18वीं लोकसभा जो 7 चरण में होना था, यानी कि 19 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई और 7वें चरण की जो यानी कि आखिरी चरण जो है वह आज ही था 1 जून को। जिसकी तरह की हमने बातें की कि 1 जून को ही 7वां चरण। तो अब कह सकते हैं कि चुनाव पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यहाँ पर हम ये विश्लेषण करेंगे कि चुनाव जो 19 अप्रैल से शुरू हुआ और अभी तक खत्म हुआ तो वोटिंग कैसा रहा, इसके बीच में कौन कौन से मुद्दे चर्चे में रहे, किस तरह से इस बार के चुनाव को देखा जाए और भारतीय राजनीति के दृष्टिकोण से ये कैसा रहा चुनाव, इन सभी मुद्दों पर हम विश्लेषण करने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए एक ऑफर है, समर सेल संस्कृति आईएएस लेकर के आया है, जिसमें विभिन्न कोर्सेज, जिसमें यूपीएससी के कोर्सेज हैं, पीसीएस के विभिन्न कोर्सेज हैं, उस पर जो है 50 से 75% तक का छूट दिया जा रहा है। 1 से 5 जून तक ही ये वैलिड रहेगा। सभी ऑनलाइन, लाइव, पेन ड्राइव, टेस्ट सीरीज और डीएलपी कोर्सेज पर ये उपलब्ध है। अब इसका लाभ लेने के लिए आपको क्या करना है, sanskritIAS.com पर विजिट कीजिए, वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, कॉल करके इसके संबंध में विस्तृत जानकारी लेकर के अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन आप करा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि चुनाव की हम विश्लेषण करेंगे तो सबसे पहले समझते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। जो चुनाव आयोग है उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है और 16 मार्च को जो है इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाती है लोकसभा चुनाव की। यह बता दिया जाता है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है 18वीं लोकसभा का, वह 7 चरण में होगा और 19 अप्रैल से शुरू होकर के यह 1 जून तक जाएगा, यानी कि 7 चरण ये पूरा हो जाता है। और साथ ही इसके साथ ही एमसीसी लागू हो जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की यहीं से शुरुआत हो जाती है, जैसे ही अधिसूचना जारी कर दिया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से किस किस तारीख को किस फेज में चुनाव हुआ, किस स्टेट में कितने सीट पर चुनाव हुआ, ये सब चीज़ें जरा समझते हैं। देखिए, फेज 1 की अगर हम बात करें तो 19 अप्रैल 2024 को फेज 1 का चुनाव हुआ था और 102 सीट इस पे मतदान हुए, जो कि 21 अलग अलग राज्य से संबंधित हैं। ओके, फेज 2 अगर देखेंगे तो 26 अप्रैल को हुआ था और 88 इसमें सीट थे और 13 अलग अलग राज्य से ये सीट संबंधित रहे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे फेज 3 की बात करेंगे तो 7 मई को था 94 सीट पर और 11 अलग राज्यों से ये सीट संबंधित। फेज 4 13 मई को हुआ 96 सीट पे और 10 अलग अलग राज्य से ये सीट संबंधित। फेज 5 देखेंगे 20 मई 2024, 49 जो अलग अलग क्षेत्र हैं उस पर चुनाव होता है और 8 क्षेत्र से ये आते हैं। ये छठा फेज जो है वह 25 मई 2024 को यहाँ पर चुनाव संपन्न होता है। 58 क्षेत्र हैं लोकसभा के और 8 अलग अलग राज्य से ये क्षेत्र आते हैं। और आखिरी चरण यानी कि आज 1 जून 2024 जो कि 7वां चरण है, यह 57 लोकसभा क्षेत्र इसके अंतर्गत हैं और 8 जो है अलग अलग राज्य से संबंधित है। ये चरण जो है बहुत महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि इसमें यह भी समझिए कि अभी जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका भी लोकसभा का सीट जो है इसी चरण में मतदान हो रहा है, यानी कि वाराणसी। तो वाराणसी में आज ही चुनाव हुआ है। इसके अलावा कई ऐसे सीट है, चाहे वो पाटलिपुत्र हो, काराकाट हो, बहुत जो आप कह सकते हैं हाई वोल्टेज सीट हो, मंडी का कंगना रनावत वाला सीट, ये सब आज ही हुआ है। तो बहुत महत्वपूर्ण चरण इसे माना गया। चलिए, तो अब कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि हम आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। 1 तारीख हो गया। अब 4 तारीख को, जैसा कि चुनाव आयोग ने 16 मार्च को ही कह दिया था कि 4 जून को वोटों की गिनती होने वाली है, काउंटिंग का दिन होने वाला है और यह तय हो जाएगा कि भारतीय राजनीति के गद्दी पर एक बार फिर से किसका शासन होने वाला है, या तो एनडीए गठबंधन का या फिर इंडिया गठबंधन का। ये तय 4 जून को होना है। अब यहाँ पर भारत के नक्शे को आप देखिए और ये बहुत सारे रंग बिरंगे कलर से रंगा हुआ है। ये इन रंगों के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस क्षेत्र में किस फेज के तहत चुनाव हुआ था। सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ येलो कलर जो है यह फेज 1 को बताता है। जैसे कि ये वाला देखिए आप
नॉर्थ ईस्ट का कुछ हिस्सा नजर आएगा। यहाँ पर आपको ये देख लीजिए सिक्किम वाला हिस्सा नजर आएगा। यहाँ पर ये हिस्सा देखिए, यहाँ पर ये सारे हिस्से जो हैं यह बताता है, इस बात की पुष्टि करता है कि इन क्षेत्र पर जो चुनाव हुआ था, ये जो जगह आपको दिख रहा है, इन सभी जगहों पर 19 अप्रैल को चुनाव हुआ था, यानी कि पहले चरण के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे दूसरे फेज में, तो ये वाला कलर जो आपको जहां जहां दिख रहा है, ये देखेंगे ये दूसरे चरण में यहां पर हुआ था इस तरह से। ऐसा ही कई चरण जो है यहाँ पर आपको कलर के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। और ये जो 7वां चरण है आपको इस कलर से डिनोट किया गया, यानी कि ये वाला जो आप देख रहे हैं ये 7वें चरण के मतदान को। और पंजाब में भी, पंजाब में आज ही वोटिंग वहां पर होना है, हिमाचल प्रदेश में आज वोटिंग होना है। ठीक है, ये हो रहा है। तो ये सब आप हम भारत के नक्शे पर देख लीजिए। एक बात यहाँ रुक करके हमें यह समझना है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा कि कुछ सीट पर यहाँ पर हो सकता है, कुछ सीट पर यहाँ हो रहा है चुनाव अलग अलग फेज में। ऐसा भी तो संभव था कि एक ही दिन पूरे देश में चुनाव करा लिया जाता। समझिए यहाँ पर एक बात को कि भारत में मतदाता कितने हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि तकरीबन 97 करोड़ जो है वह मतदाता है भारत में। ठीक है, और ये 97 करोड़ मतदाता जो हैं पूरे देश से आते हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कि क्या इतनी व्यवस्था हो सकती थी, चुनाव आयोग के द्वारा ये सब किया जा सकता था। व्यवस्था में विभिन्न तरह की बातें हैं, ईवीएम मशीन की बातें हैं, वीवीपैट की बातें हैं, कंट्रोल यूनिट होना चाहिए इतना, उसके बाद सुरक्षा के जो इंतजामात हैं उसके लिहाज से भी चीज़ें होनी चाहिए, सुरक्षा बल होने चाहिए, राज्य पुलिस होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि ये इलेक्शन प्रचंड गर्मी में हो रहा है, तो लोगों का सेहत भी नहीं खराब हो, इसके लिहाज से भी यह काम करना था। तो इन सभी वजहों से क्या होता है, अलग अलग फेज में इलेक्शन कराया जाता है। ठीक है, चुनाव आयोग पहले ही ये बता देती है कि कितने फेज में इस बार का मतदान होना है, किस सेट पर किस बार कहां पर किस तरह से होना है, ये सारी चीजें पहले जानकारी दी जाती है। ठीक है, यानी कि इंतजाम और सुरक्षा ये दो अहम पहलू होते हैं निर्णय लेने के। राज्यों में कब कब मतदान हुआ, अगर इस चीज को देखते हैं तो देखिए, जैसे कि मैं एक दो उदाहरण देकर के आपको बताऊंगा। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा के क्षेत्र हैं, और देखेंगे पहले फेज में यहां पर मतदान था ही नहीं, दूसरे फेज में भी नहीं था, तीसरे में भी नहीं था, 5वें, 6ठे और 7वें में भी नहीं है। यानी कि आंध्र प्रदेश के सभी 25 लोकसभा क्षेत्र में मतदान जो हुआ 25 के 25 वह 13 मई 2024 को, और ये मंडे को हुआ था, और ये चौथे फेज के अंतर्गत हुआ। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं, बिहार को लेकर के बात करते हैं, इसके डेटा को एनालिसिस करते हैं। आप जानते हैं कि बिहार में जो लोकसभा का क्षेत्र है वह 40 है। ठीक है, अब यहां पर देखिए पहले फेज के अंतर्गत यानी कि 19 अप्रैल 2024 फ्राइडे के दिन बिहार में जो है 40 में से 4 लोकसभा क्षेत्र पर चुनाव था। 26 अप्रैल यानी कि दूसरे फेज में 5 लोकसभा क्षेत्र में। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तीसरे चरण यानी कि 7 मई तो भी 5 सीट पर था, चौथे चरण में 5 सीट पर, 5वें चरण में भी 5 सीट पर था, और 6ठे चरण में जो है 8 सीट पर, और 7वें चरण में देखिए आज यानी कि आज भी बिहार में 8 सीट पर चुनाव होना है। और काराकट वाला सीट जो है पवन सिंह जहां पर पहुंच गए हैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, तो बहुत कह सकते हैं कि एक तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा वहां पर क्रिएट हुआ है ना, अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट, मतलब अलायंस के अगेंस्ट वो लड़े निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। तो ये सीट भी यहीं पर है बिहार के, आज ही यहाँ पर इलेक्शन होना है। तो आप कह सकते हैं कि देखिए एक जहां पर मैंने दिखाया कि एक ही दिन में पूरे स्टेट का एक ही दिन में चुनाव हो गया एक ही फेज के अंतर्गत। वहीं बिहार एक दूसरा उदाहरण में बताया कि 40 सीट तो 7 चरण में वहां मतदान हुआ है, हर चरण के द्वारा संपन्न कराया गया है। क्या वजह हो सकता है, एक तो देखिए लोकसभा के जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वह अधिक है। दूसरी बात यहां करने की कोशिश करेंगे, बिहार अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है और वहां पर जनसंख्या को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो जनसंख्या है बिहार की उसमें जो मतदाता हैं उसको लेकर के भी ध्यान में रखा गया है। दूसरी बात देखिए चुनाव आयोग की कोशिश क्या होता है ना कि अधिक से अधिक मतदाता मतदान कर सकें। बिहार जैसे स्टेट में पलायन की बड़ी समस्या है, लोग बाहर रहते हैं, तो अलग अलग चरण में अगर चुनाव होता है तो लोग अपने हिसाब से यात्रा तय कर सकते हैं कि वो बिहार आकर के वोटिंग कर सकते हैं। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बिहार एक संवेदनशील क्षेत्र रहा है जब भी चुनाव रहा है। तो अब चुनाव आयोग ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था
और अधिसूचना 16 मई को जारी की गई थी, तो 4M का चर्चा किया गया। जब मीडिया के द्वारा पूछा गया कि समस्या क्या आने वाला है, तो 4M यानी कि मनी की एक मसल्स पावर की बात की जाएगी, और यहाँ पर फिर मशीनरी की, और फिर MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात की गई। तो बिहार जो है इसमें ये चारों चीज़ें का रहता है समस्या, ठीक है। यानी कि ये जगह आप कह सकते हैं कि धन बल बाहुबल का जगह है। तो चुनाव आयोग को बहुत ध्यान से यहाँ पर चुनाव कराना पड़ेगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र है। बिहार के अलावा यूपी भी है, बंगाल भी है। तो इन क्षेत्रों पे आप देखे होंगे बिहार में कई फेज में गोलीबारी हो गया, उत्तर प्रदेश में हुआ, बंगाल में हिंसा हुआ। तो चुनाव आयोग जो है फूंक फूंक करके कदम फिर रखने का प्रयास करती है। बाकी स्टेट का भी इस तरह से है, और 543 सीट फाइनल यहाँ पर आप फिर देख पा रहे हैं, और 4 जून को काउंटिंग होने वाली है। चलिए अब मतदान प्रतिशत की बात करते हैं। मतदान प्रतिशत को अगर टेक्निकल शब्द में बोले तो फाइनल वोटर टर्नआउट, इस शब्द से परिचित हैं आप, क्योंकि इस बार ये शब्द सुप्रीम कोर्ट से भी घूम करके वापस आया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक इसने दस्तक दी है। काफी चर्चा में ये शब्द रहा। चुनाव आयोग पर तरह तरह के जो है प्रश्न उठाए गए इसी शब्द को लेकर के। अब ये क्या है, देखिए यहाँ पर आप जो मतदान प्रतिशत की चर्चा करते हैं, कुछ यही है ये बात। अब मैं भी आपको समझाता हूँ, समझ जाएंगे। देखिए ये जो है, जब भी किसी फेज का इलेक्शन खत्म हो जाता है या इलेक्शन चलते रहता है, तो आप टीवी पर देखते होंगे कि यह आता है कि 11 बजे तक फलाने लोकसभा क्षेत्र में या फलाने राज्य में इतने प्रतिशत का मतदान हो चुका है, या पूरे देश में इतने प्रतिशत का मतदान हुआ, ये सुनते होंगे। फिर शाम होते होते चुनाव आयोग के द्वारा कह दिया जाता है कि 5 बजे तक 60% का मतदान हुआ। फिर बाकी जो अपडेट आता है तो रात के 8 बजे तक बता दिया जाता है कि 65% तक मतदान हो गया, यानी कि इसमें बढ़ोतरी हो जाती है। और 24 घंटा का समय होता है। 24 घंटे के अंतर्गत चुनाव आयोग को अपने वेबसाइट पर यह अपडेट करना होता है कि फाइनल वोटर टर्नआउट क्या हुआ, क्या ये 65% रहा या ये आंकड़ा इससे आगे और बढ़ा है। इस बार क्या हुआ, चुनाव आयोग 24 घंटे में यह जानकारी नहीं दी। 19 अप्रैल को पहले फेज का इलेक्शन था, 26 अप्रैल को दूसरे फेज का इलेक्शन था, और चुनाव आयोग ने ये जो जानकारी दिया फाइनल वोटर टर्नआउट का, ये 30 अप्रैल को दिया, दोनों फेज का, फर्स्ट और सेकेंड फेज का। तो इस पर बहुत विवाद हुआ कि जो जानकारी आपको 24 घंटे में देना चाहिए था, उसके लिए आप जो है 10-12 दिन ले रहे हैं। और जब दिया गया तो इसमें और बढ़ोतरी था, तकरीबन 67% के आसपास पहले ट्रेन में चला गया। ये देखिए यहाँ पर 66.14% है यहाँ पर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो ये प्रश्न उठा था कि पहले 60 और फिर यहाँ पर लगभग 67, तो इतने परसेंटेज वोट कैसे बढ़ गए। चुनाव आयोग ने कहा ये भी फाइनल नहीं है, 4 जून को और बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है, और कितना, 1 से 4% तक और वेरी कर सकता है। तो लोग और नाराज हो गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि आगे सुनवाई इस पर किया नहीं है। तो कुल मिलाकर के बहुत विवाद में रहा ये मतदान प्रतिशत। इसीलिए जरा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं और फेज वाइज देख लेते हैं कि कितना मतदान हुआ है। देखिए यह भी कहा गया कि इस बार जो है मतदान कम हुआ है, मतदाताओं में बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के दिलचस्पी नहीं रही मतदान को करने को लेकर के। फेज 1 की अगर हम बात करेंगे तो फेज 1 में अगर स्टेट वाइज, जेंडर वाइज और वोटर टर्नआउट अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड का अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1 लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ पर मेल जो है वह 64.14%, ठीक है। फीमेल जो है 63.77%, ये वोटिंग परसेंट बता रहा हूँ। अदर्स जो है 50%, टोटल जो है वह 64.10, ये यहाँ का रहा अंडमान निकोबार। ऐसे ही विभिन्न राज्यों का अगर आप देखेंगे तो फाइनली फेज 1 में जहाँ जहाँ इलेक्शन हुआ, अगर टोटल अगर आप निकाल लें, जो कि 21 अलग अलग राज्यों में हुआ, 102 सीट पर हुआ, तो यहाँ पर अगर आप देखिए मेल ने, पुरुषों ने जो मतदान किया, मतदान प्रतिशत फाइनल वोटर टर्नआउट देखेंगे 66.22% रहा। फीमेल का 66.07% रहा। यहाँ अदर्स का 31.32 और फाइनल वोटर टर्नआउट जो रहा वह 66.14% रहा। फिर से एक बार बता दूं कि इसमें वेरी हो सकता है। काउंटिंग के दिन आप अगर मेरा ये लेक्चर देखेंगे और इससे मिलाने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि शायद इसमें वेरी हो गया, 1 से 4% तक का वेरी होगा, ठीक है। ये लगभग हर बार होता है काउंटिंग के समय। अब प्रश्न उठता है कि आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है। यह ऐसा इसीलिए होता है कि
रिटर्निंग ऑफिसर जो है बहुत सारे डाटा लेट से अपलोड करते हैं। अब आप कहेंगे लेट से क्यों अपलोड करते हैं? क्योंकि इस वजह से कि बहुत सारे जो है दूर दराज क्षेत्र में इलेक्शन होता है, वो सब डेटा आता है। और इसके अलावा दूसरी अहम बात है कि वैलेट से बहुत सारे मतदान किए जाते हैं। जैसे कि चुनाव कर्मी हैं जो जहां जहां चुनाव कराने जाएंगे, जाहिर सी बात है उस दिन वो अपने लोकसभा क्षेत्र में नहीं होंगे। तो जब अपने लोकसभा क्षेत्र में नहीं होंगे तो मतदान कैसे करते? तो इसके लिए उनसे वैलेट से मतदान ले लिया जाता है। मामला समझ में आ रहा है ना? तो और वृद्ध व्यक्ति के लिए भी यही व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर के ये जो है परसेंटेज बढ़ सकता है। दूसरे फेज की अगर हम बात करें तो दूसरे फेज में अगर आप देखेंगे विभिन्न राज्यों में यहाँ पर, और तकरीबन 13 राज्य में हुआ 88 लोकसभा क्षेत्र के लिए। और यहाँ पर देखिए 66 तो 66, यानी कि देखिए महिला और पुरुष का जो आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे वह तकरीबन बराबर जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर है कि महिलाओं का राजनीति में दिलचस्पी बढ़ रहा है। ये सामाजिक दृष्टिकोण से भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अदर्स का देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे असम में तो 16.4 से बन रहा है, और टोटल ओवरऑल इस 13 स्टेट में देखेंगे सेकेंड फेज के दौरान तो 23.86% रहा है। फाइनल वोटर टर्नआउट देखेंगे तो 66.71% रहा है। ये फेज 2 की स्थिति था। फेज 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फेज 3 में आप देखेंगे कि 11 राज्य और यूटीज में लोकसभा चुनाव हुआ। 93 सीट के लिए हुआ। अगर आप पुरुषों का देखेंगे तो 66.89%, और यहाँ पर महिलाएं 64.41 और अदर्स 25, और अगर फाइनल देखेंगे तो 65.68% वोटिंग होता है फेज 3 के अंतर्गत। यहाँ अगर आप देखेंगे तो राज्यवार भी बता दिया गया है, कितने सीट हैं, कितने राज्यवार हैं, और फिर टोटल क्या रहा ये भी आंकड़ा बता दिया गया है। फेज 4 की अगर स्थिति देखेंगे तो 10 स्टेट में हुआ था, और यूटीज भी इसमें शामिल है। 96 लोकसभा क्षेत्र पर मतदान हुआ। और अगर पुरुषों की स्थिति देखेंगे विभिन्न राज्यों को देखते हुए फिर यहाँ पर पहुंचिए तो 69.58% दिखेगा, 68.73% दिखेगा, और यहाँ पर अदर्स का 34.23% दिखेगा, और ओवरऑल 69.16% दिखेगा। यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे जैसे फेज बढ़ता जा रहा है, मतदान का जो फाइनल वोटर टर्नआउट है वह बढ़ता जा रहा है। लोग जागरूक हो रहे हैं। लोग जो है छुट्टी मनाने इलेक्शन के दिन नहीं निकल रहे हैं, बल्कि वोटिंग करने जा रहे हैं। यानी कि पूरे फेज के दौरान, पूरे इलेक्शन के दौरान नेताओं ने जो रैलियां की, अपने समर्थक तक पहुंचने की कोशिश किया, चुनाव आयोग ने जो जागरूकता फैलाई, सोशल मीडिया का जो दौर है, इन सब के वजह से कहीं न कहीं सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है, और फाइनल वोटर टर्नआउट में वृद्धि देखने को मिला। फेज 5 की अगर स्थिति देखेंगे तो 8 स्टेट यूटीज हैं, 49 सीट्स हैं, और अगर आप देखेंगे तो पुरुषों का 61, 63 महिलाओं का 21 अदर्स और 62.20, इसमें आपको कमी नज़र आएगा। फाइनल वोटर टर्नआउट में गिरावट हुई है। यहाँ पर तो स्टेट देख लेते हैं आखिर किन ऐसे स्टेट में ये 49 सीट्स पर था कि गिरावट। तो बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, एक वजह यहाँ जम्मू और कश्मीर भी हो सकता है, लेकिन ध्यान देना है कि जम्मू और कश्मीर में 5 लोकसभा का क्षेत्र है। और अगर श्रीनगर की बात करूँ, श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र का, तो तकरीबन उस दिन तो 38% वोटिंग हो गया था, लेकिन बताया गया था कि शाम तक होते होते यह चला जाएगा 40%। और अगर 4 जून को इलेक्शन होता है तो इसमें आपको 1 to 4% और प्लस हो सकता है। तो ये मामला 40 या उससे अधिक तक जा सकता है। ये पिछले 3 दशक में श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में देखेंगे तो सबसे अधिक मतदान है। तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें विश्वास बढ़ रहा है। झारखंड, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, इन सभी जगहों पर देखिए, वेस्ट बंगाल में बहुत अधिक मतदान हुआ। लोग जो है बहुत जागरूक होकर के, उत्साहित होकर के बाहर निकले। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमने देखा। फेज 6 में चलते हैं, और यहाँ पर 8 स्टेट्स और यूटीज में इलेक्शन होता है। देश की राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा क्षेत्र है, और 7 लोकसभा क्षेत्र में जो मतदान होता है वह 6ठे चरण के अंतर्गत होता है। और यह जो है, इसमें अगर हम देखें तो 58 सीट्स टोटल है, 8 अलग अलग राज्य और यूटी हैं। मेल का अगर देखेंगे बिहार का इसके अंतर्गत 51.95, 62 फीमेल। देखिए फीमेल यहाँ पर बहुत बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं, बहुत बड़ा फासला है।
तकरीबन 10-11% का है, अदर 7.24 और टोटल 57.18% रहा है। दिल्ली की चर्चा जरूर करना चाहेंगे। दिल्ली में मैंने कहा 7 लोकसभा का क्षेत्र है, अगर देखेंगे पुरुषों का 59, 58 महिला, 28 अदर्स और फाइनल 58.69। क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली में मतदान अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा हुआ। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोग जो हैं, जिस दिन इलेक्शन की छुट्टी था, सैटरडे को था ये दिन, ये भी एक मायने रखता है। चुनाव आयोग पर कहा जा रहा है कि समय के साथ साथ चुनाव आयोग को ये सब सोचना पड़े कि सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये चुनाव के दिन ना हो, कि जब जब फ्राइडे के दिन इलेक्शन हुआ है मतदान प्रतिशत गिर गया है। चूंकि वीकेंड हो जाता है, लोग छुट्टियां मनाने निकल जाते हैं, पहाड़ों पे, समुद्र के किनारे, जंगलों में, गांव चले जाते हैं कि चलो 2-3 दिन का छुट्टी हो गया तो मतदान करने वो नहीं जाएंगे। मतदान करने जाना चाहिए। दिल्ली में यही स्थिति हुआ। दिल्ली में सैटरडे को इलेक्शन था, लोगों ने फ्राइडे को, जितने भी एनसीआर और दिल्ली के लोग थे, कहाँ चल दिए? उत्तराखंड के तरफ, हिमाचल के तरफ चल दिए। इसलिए भारी जाम लग गया था हरिद्वार और ऋषिकेश हाईवे वगैरह पर, और दिल्ली खाली था। मतदान के दिन बहुत कम लोग पहुंच पा रहे थे। ये बात यहाँ पर सामने आया है आंकड़ों के द्वारा भी। पुरुषों का भी देखेंगे बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं है, महिलाओं का भी नहीं है। ओवरऑल ग्राफ भी दिल्ली का गिरता हुआ नजर आ रहा है, जबकि देश की राजधानी है, मेट्रो सिटी है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्री, बड़े बड़े डिग्री वाले लोग हैं, तब ये जाकर के हालात हैं। तो समय के साथ जो है, ये डेटा सिर्फ डेटा नहीं है, इससे चीज़ों का विश्लेषण भी करना है, बिटवीन द लाइन स्टडी करना है और चीज़ों को समझना है कि किस तरह से चीज़ें हो रही है। छठे चरण का अगर आप टोटल देखें, बंगाल बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। वेस्ट बंगाल में फिर से देखेंगे छठे चरण में भी 8 लोकसभा के क्षेत्र में मतदान हुआ, चौंकाने वाला आंकड़ा आया है। 81.62% मेल और 83.83% फीमेल, और अदर्स भी देखिए 33.08%, और फाइनल वोटर टर्नआउट 82.71, अप्रॉक्स 83% वोटिंग फाइनल टर्नआउट। तो कुल मिलाकर के अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो बंगाल इसमें लीड करता हुआ नजर आ रहा है। जब भी इतना ज्यादा मतदान कहीं होता है तो विश्लेषकों का यही मानना है, जानकारों का, कि शायद एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। जो पार्टी पहले से वहां सत्ता में हो, संभव है लोग उससे उब गए हों और वोटिंग करने इस जज्बे से निकले हों कि यहां पर परिवर्तन करते हैं, नए लोगों को मौका देते हैं। अब ये तो देखना पड़ेगा कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो क्या होता है। तो ये छठे चरण तक का तो पूरा डेटा अपने पास था। 7वें चरण का आज मतदान हुआ है। जैसा मैंने कहा कि 5 बजे तक फाइनल डेटा आ जाएगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैंने 1-2 बजे तक का डेटा देखा था, और 1-2 बजे तक जो है देश भर में 40 से 42% तक का मतदान हो गया था। तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो 40 से 42% तक का मतदान हुआ है, यह जब इलेक्शन कमीशन आज के 7वें चरण का फाइनल वोटर टर्नआउट बताता है तो कहां तक पहुंचता है। अब 1-2 बजे तक इतना हो गया है तो मान के चलिए कि वोटिंग ठीक ठाक होगा, और ये मामला जो है 65 से 70% तक पहुंच सकता है। ठीक है, ये आज पहुंच सकता है, यानी कि मतलब अगर चुनाव आयोग 5 बजे 6 बजे तक ये देती है तो हो सकता है। उसके बाद जब रिटर्निंग ऑफिसर विभिन्न जगहों के आएंगे, दूर दराज के क्षेत्रों के, वो सब ऐड होगा तो और थोड़ा बढ़ेगा। और एक बात और ध्यान देना है कि 24 घंटे के अंदर जो फाइनल वोटर टर्नआउट इस चरण का दे, उसमें थोड़ी और बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि डेटा लेट अपलोड होगा। और फाइनल के दे, यानी कि 4 जून को जब गिनती होगी तो इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है, और तकरीबन मामला जो मुझे लगता है 65 से 70% के आसपास ही रहने वाला है 7वें चरण का भी। तो इस इलेक्शन बहुत सारी बातें चर्चा में रहा और बहुत सारे मुद्दे चर्चा में रहे। विभिन्न मुद्दों के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जो चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप के लिए बातें की जाती है, वादे किए जाते हैं, ये सब हुआ। अगर पूरी तरह से पूरे चुनाव पे नजर दौड़ाएं, विश्लेषण करें सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो आप पाएंगे कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ करके बाकी पूरे देश में चुनाव बेहद शांतिपूर्ण स्थिति में चुनाव आयोग ने संपन्न करा लिया। 97 करोड़ मतदाता को मतदान के लिए लाना, उनके लिए व्यवस्था करना कोई छोटी मोटी बातें नहीं है। तो 18वीं लोकसभा का चुनाव जो है अपने आप में एक ऐतिहासिक चुनाव माना जाएगा, क्योंकि इस चुनाव में बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें हमें देखने को मिला है। चुनाव के बीच जो है चुनाव आयोग पर भी इल्ज़ाम लगे, मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया। तो ये सब सारी चीज़ें जो है निश्चित तौर पर अब ये देखना होगा कि ईवीएम पर चर्चा कब होता है,
4 जून को जैसे इलेक्शन धीरे धीरे करीब आएगा तो ईवीएम को लेकर के चर्चा शुरू होगा कि ईवीएम में खराबी था या जो भी था, ये सब चीजें लंबे समय से चल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर ये बातें यहीं तक समाप्त होती है। हम लोग अब जो है सरकार वगैरह गठन की बात करेंगे कि किस तरह से सरकार गठन होगा, गठबंधन कैसे होता है ना, त्रिशंकु लोकसभा कैसे हो जाता है। इन सब बातों पर हम विस्तार से अगले एपिसोड में चर्चा करने वाले हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।